do meydon ateş ederim. ईरानी शासन ने इंटरनेट को बंद करके क्रांति को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। बिखरने के बजाय ये विरोध प्रदर्शन अब एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह में बदल गए हैं, जो अब आईआरजीसी के गढ़ों तक पहुंच गया है। सुप्रीम लीडर खामेनेई का गृह नगर अब गिर चुका है। पिछली रात ईरान में एक ऐतिहासिक मोड़ था, जब मोसाद में प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया और शहर के केंद्र में पुलिस वाहनों को आग लगा दी। लेकिन पतन यही नहीं रुका। हमें रिपोर्ट मिली है कि रणनीतिक बंदरगाह बंदर अब्बास पर आम नागरिकों ने कब्जा कर लिया है, जिससे एक महत्वपूर्ण आर्थिक जीवन रेखा कट गई है। लेकिन इस सब के पीछे एक कड़वी सच्चाई है। जैसे जैसे इंटरनेट बंद हो रहा है, मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो अब तक की सबसे घातक रात का पूरा विवरण यहाँ है। हम शुरू करते हैं कल रात की सबसे चौंकाने वाली घटनाओं में से एक से, जिसमें एक प्रदर्शनकारी अपनी कार से सुरक्षा कर्मियों के एक समूह में घुस जाता है। देखिए। इस तरह की झड़पें शायद तब और तेज हो गईं जब शासन ने इंटरनेट बंद कर दिया। सरकार की योजना थी कि संचार के सभी साधन काट दिए जाएं और फिर धीरे धीरे बर्बरता बढ़ाई जाए ताकि प्रदर्शनकारी घर लौट जाएं। लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ। असल में सुरक्षा बलों को देश के दूसरे सबसे बड़े शहर महत में पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब वे सिर्फ कुछ सरकारी इमारतों की सुरक्षा कर पा रहे हैं और शहर के केंद्र में प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस गाड़ियों को जलाने पर कुछ नहीं कर सकते। यह बड़ी प्रतीकात्मक जीत है, क्योंकि यही शहर खोमैनी का जन्म और पालन पोषण का स्थान है। पवित्र शहर कभी शासन का मजबूत गढ़ हुआ करता था, लेकिन कल रात वहां हालात बेकाबू हो गए। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, तानाशाह मुर्दाबाद के नारे लगाए और कुछ जगहों पर तो उन्होंने आईआरजी बलों को भी बाहर निकाल दिया। असल में पूरे देश में कल रात बहुत बड़ी रात थी। 8 जनवरी को यह विरोध का 12वां दिन था और अब प्रदर्शनकारी राजधानी तेहरान सहित 153 शहरों और कस्बों में फैल चुके हैं। प्रदर्शनकारी वास्तव में मुख्य चौक के पास आईआरजीसी के कमांड सेंटर से कुछ 100 मीटर की दूरी तक पहुंच गए थे। यह मुख्य शहर में आईआरजीसी का मुख्यालय है, जो साफ तौर पर बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित स्थान है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पूर्व कमांडर हस्साम सुलेमानी की याद में बनी एक स्मारक पट्टिका को भी आग लगा दी। मुझे लगता है कि वह प्रदर्शनों में बुरा समय झेल रहे हैं, क्योंकि हर शहर में उनके सम्मान के स्मारकों को निशाना बनाया जा रहा है। मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रदर्शनकारियों को शासन का प्रतीक बनने वाली कोई और चीज़ नहीं मिलती, या फिर वे इस आदमी से खास तौर पर नफरत करते हैं? अगर आप ईरानी हैं तो शायद हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। जैसा आप जानते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो पसंद नहीं करता जो प्रदर्शन की जानकारी दें। नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारा समर्थन करें, इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। अब हम तट की ओर ध्यान देते हैं। प्रदर्शनकारियों ने बंदर अब्बास बंदरगाह शहर पर कब्जा कर लिया है। यह शहर फारस की खाड़ी में ईरान के सबसे रणनीतिक बंदरगाहों में से है और देश की अर्थव्यवस्था व तेल निर्यात के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब यह गुस्साए नागरिकों के हाथ में है जो सरकार की कुप्रबंधन से नाखुश हैं। दरअसल कुछ जगहों पर लोग वास्तव में ट्रंप को पुकार रहे हैं। सुनिए। मैं अपने बच्चों और लोगों से कहता हूं, कृपया हमारी मदद करें। ईरान आओ बेबी नेतन्याहू, कृपया ईरान आओ। कृपया ईरानी लोगों की मदद करें। मैं अपने बच्चों से, अपने लोगों से कहता हूं, कृपया मदद करें। तो सोचिए क्या हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप वास्तव में कल एक रेडियो कॉल पर थे और उन्होंने ईरान में जो हो रहा है उस पर बयान दिए। तो सुनिए। ईरान के बारे में क्या ईरान के साथ मकसद उस भयानक 47 साल की तानाशाही का पतन है? देखिए, मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वे अच्छा नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, शायद सबसे बेहतर जानते हैं, वे बहुत बुरी हालत में हैं।
और मैंने उन्हें बता दिया है कि अगर वे लोगों की हत्या करना शुरू करते हैं जैसा कि वे अपने दंगों के दौरान करते हैं, उनके यहाँ बहुत दंगे होते हैं, अगर वे ऐसा करते हैं तो हम उन्हें बहुत कड़ी टक्कर देंगे। अब तक दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं। मुझे पता है कि आप रेड लाइन नहीं खींचते, लेकिन क्या आपने उन्हें बताया है कि आपके सब्र की सीमा क्या है? देखिए, कुछ लोग मारे गए हैं, आप जानते हैं, भीड़ को नियंत्रित करने की समस्याओं और अन्य कारणों से। हम इसे बहुत करीब से देख रहे हैं, भीड़ बहुत बड़ी है, वहाँ भगदड़ मची है, 3 बार भगदड़ मची है और उसमें लोग मारे गए हैं, और मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहरा सकता हूँ। लेकिन वे जानते हैं और उन्हें बहुत सख्ती से बताया गया है, यहाँ तक कि जितनी सख्ती से मैं आपसे बात कर रहा हूँ उससे भी ज्यादा, कि अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत भारी कीमत। अब बस एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि हमने कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं जिनमें बताया गया है कि अब तक ईरान में लगभग 40 लोग मारे जा चुके हैं। इस संख्या में कुछ IRGC के जवान भी शामिल हैं, लेकिन मरने वालों में भारी संख्या में प्रदर्शनकारी हैं और उनकी मौतें शासन की ताकतों की बर्बरता के कारण हुई हैं। तो मुझे लगता है कि यह कहना गलत होगा कि जितने भी लोग मरे हैं वे सब भगदड़ की वजह से मरे हैं। अगला सवाल, राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को संदेश दिया है जो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। सुनिए। क्या ईरानियों के लिए कोई संदेश है राष्ट्रपति ट्रंप? आपको आज़ादी के लिए दृढ़ता से महसूस करना चाहिए, क्योंकि असल में आज़ादी जैसी कोई चीज़ नहीं है। आप लोग बहादुर हैं। आपके देश के साथ जो हुआ वह अफसोसजनक है। आपका देश महान था। मुझे याद है जब मैं युवा रियल एस्टेट डेवलपर था, मेरे दोस्त ईरान गए और वहाँ इमारतें बनाई, उन्होंने अच्छा किया। वे इमारतें अब भी किसी तरह खड़ी हैं, मैं उनकी तस्वीरें देखता हूँ। अपार्टमेंट हाउस हैं जिन्होंने ईरान में अच्छा किया था, पर अब वे इस दुनिया में नहीं हैं। वे सफल डेवलपर थे, अच्छे लोग थे, अधिकतर न्यूयॉर्क से थे, लेकिन ईरान जाकर अच्छा काम किया। और मुझे याद है वे कह रहे थे लोग बहुत अच्छे हैं, पूरा इलाका बहुत अच्छा था, वह एक जबरदस्त मार्केट था। और अब आप देखिए क्या हो गया। यह साफ था कि वह एक बड़ी रात थी, क्योंकि लाखों ईरानी सड़कों पर उतर आए थे अपनी आज़ादी की मांग करने के लिए। तो चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं और पूरी तस्वीर को देखते हैं। अब आप जानते हैं वहाँ इंटरनेट बंद था, हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है। जो जानकारी है उसी के आधार पर यह अब तक इस्लामिक रिपब्लिक के 47 साल के इतिहास में सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन था। पूरे देश में जोड़ने पर इसमें कई मिलियन लोग शामिल हुए। सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक महत शहर में हुआ, जो खोमैनी का गृह नगर है और उनके करीबी लोगों द्वारा कड़ी निगरानी में रहता है। तेहरान में विरोध प्रदर्शन अमीर इलाकों तक फैल गए। ड्राइवरों ने भी लगातार हॉर्न बजाकर विरोध में हिस्सा लिया, जबकि बाजार के व्यापारी देश भर के लगभग 50 शहरों में हड़ताल पर चले गए। छात्र विरोध प्रदर्शन भी कम से कम 36 विश्वविद्यालयों में भड़क उठे, जहां खुलेआम सरकार विरोधी नारे लगाए गए। ईरानी मानवाधिकार समूह के मुताबिक कम से कम 45 प्रदर्शनकारी, जिनमें 8 बच्चे हैं, मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। सिर्फ कल 13 मौतें हुईं, जिससे यह सबसे खूनी दिनों में से एक बन गया। ईरानी सरकारी मीडिया, हालांकि उन्हें अशांति को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन वे छोटी भीड़ की कहानी को आगे बढ़ा रहे थे और सुरक्षा बलों पर कथित हमलों को ज्यादा दिखा रहे थे। विश्लेषकों ने कहा कि यह पैटर्न और दमनकारी कार्रवाई का संकेत देता है। सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर विरोध से पहले अभूतपूर्व सार्वजनिक समन्वय और एकजुटता दिखी। दुकानों के बंद होने की घोषणा पहले ही हुई थी। भावनात्मक विदाई संदेश और मजबूत समर्थन मिला, यहां तक उन लोगों से भी जो शामिल नहीं हो सके। आने वाले दिनों, खासकर कल, विरोध प्रदर्शन जारी रहने की संभावना है। आंदोलन की सफलता इस पर निर्भर है कि जनता इस्लामिक रिपब्लिक के दमन तंत्र को कितना निष्क्रिय कर पाती है। अब तक शासन ने अपनी पूरी दमनकारी क्षमता का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि वह बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों और व्यापक रूप से लोगों को घायल करने पर निर्भर रहा है। अगर विरोध इतने बढ़ जाएं कि सुरक्षा और राज्य संस्थान काबू न कर पाएं, तो शासन भारी हिंसा कर सकता है। इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका विरोध प्रदर्शन की सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। असल में कल रात हमने वास्तव में कुछ रिपोर्टें देखीं कि सुरक्षा बलों ने विभिन्न शहरों में खुलेआम फायरिंग की। ये अभी भी उस स्तर के करीब नहीं था जिसकी लोग उम्मीद कर रहे थे, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि इंटरनेट लॉकडाउन अभी भी जारी है और यह एक चिंता की बात है। हमने राजधानी तेहरान से कुछ फुटेज देखी, जहां हम गोलियों की आवाज सुन सकते हैं जब प्रदर्शनकारी सड़कों पर मार्च कर रहे थे। और ऐसी रिपोर्ट्स के कारण
ऐसा लगता है कि ईरान सच में बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटता जा रहा है। हमने कुछ रिपोर्ट्स देखी कि तुर्की से आने वाली उड़ानें तेहरान में नहीं उतर सकीं, इसलिए उन्हें इस्तांबुल वापस जाना पड़ा और यही बात दूसरी देशों से आने वाली उड़ानों के लिए भी बताई गई। अब यह शायद उस बिजली कटौती की वजह से हो सकता है जिसे सरकार प्रदर्शन को दबाने के लिए लागू कर रही है, लेकिन यह किसी और वजह से भी हो सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ शीर्ष ईरानी अधिकारियों ने अपने परिवार विदेश भेज दिए हैं। मुझे नहीं पता यह प्रदर्शनकारियों के लिए अच्छा है या बुरा। लेबनानी विदेशी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ईरानी विदेश मंत्री की बेरूत यात्रा केवल औपचारिक नहीं थी। जब वह पहुंचे तो उनके साथ उनका परिवार था। वह अपनी पत्नी, बेटी और बेटों के साथ यात्रा कर रहे थे और रिपोर्ट के अनुसार उनसे और उनके परिवार से उम्मीद की जा रही है कि वे अनिश्चित अवधि तक लेबनान में रहेंगे। अब यह थोड़ा हास्यजनक है कि विदेश मंत्री एक आर्थिक प्रतिनिधि मंडल को लेबनान लेकर आए। इसी दौरान ईरानी लोग उन आर्थिक नीतियों का विरोध कर रहे हैं जिन्हें उनकी सरकार ने लागू किया है। असल में यहाँ तक कि अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी कल सार्वजनिक रूप से कहा कि ईरानी अर्थव्यवस्था मुश्किल में है। उन्होंने आगे कहा कि ईरान कभी एक समृद्ध समाज था जहां जीवन स्तर बहुत ऊंचा था, लेकिन अब सब कुछ बिखर रहा है। इसी दौरान उपराष्ट्रपति जे वेंस ने भी ईरान पर सार्वजनिक बयान दिया। मुझे लगता है यह विरोध शुरू होने के बाद उनका पहला बयान है। मैं गलत हो सकता हूं, पर चलिए ईरान पर दिया बयान सुनते हैं। इन दिनों ईरान में विरोध हो रहे हैं। शहर अमेरिका इजराइल से मदद मांग रहे हैं और सड़कों का नाम राष्ट्रपति ट्रंप पर रख रहे हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ एक ऐसा मौका है जो शायद फिर कभी न मिले। क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के नागरिकों के साथ खड़ा रहेगा? और अगर इजराइल फिर से हमला करने का फैसला करता है ईरान में परमाणु ठिकानों पर, तो क्या उम्मीद की जाती है कि अमेरिका भी इसमें हिस्सा लेगा? देखिए, हम निश्चित रूप से उन सभी लोगों के साथ खड़े हैं जो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं, जो अपने स्वतंत्र रूप से जुड़ने के अधिकार और अपनी आवाज़ उठाने के अधिकार का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है ईरानी शासन में बहुत सारी समस्याएं हैं और जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है, उनके लिए सबसे समझदारी भरा कदम यही होता। ये 2 महीने पहले भी सच था, ये अब भी सच है। आज उनके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वे वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक वास्तविक बातचीत करें कि हमें उनके परमाणु कार्यक्रम के मामले में क्या देखना है। मैं राष्ट्रपति को आगे की योजनाओं पर बोलने दूंगा, लेकिन हम दुनिया भर के सभी लोगों, खासकर ईरानी लोगों के अधिकारों का समर्थन करते हैं। आज के लिए मेरे पास आप लोगों के लिए बस इतना ही है। मेरा नाम सैम है और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। ऐसी वीडियो बनाने में दिक्कत है जिसमें कई ड्रोन हमले दिखाए जाते हैं, भले ही उनमें कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल ना हो। YouTube अक्सर हमारे वीडियो को डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। पिछले हफ्ते हमारे 4 वीडियो डिमोनेटाइज हुए थे। ड्रोन हमले या फ्रंट लाइन की फुटेज दिखाना विज्ञापनदाताओं को पसंद नहीं, इसलिए वीडियो प्रतिबंधित होते हैं। लेकिन यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है और यही युद्ध यूक्रेनियन लड़ रहे हैं और जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लगा कि इन सभी चीज़ों को कवर करना जरूरी है, इसलिए हमने खुद का प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर लॉन्च किया, जिसे शुरू से बिना किसी प्रतिबंध के बनाया है। हमें अपने ड्रोन स्ट्राइक को ब्लर नहीं करना पड़ता, हमें अपनी फ्रंटलाइन फुटेज को ब्लर नहीं करना पड़ता और हमें रूसी एयर बेस के तबाह होने को भी ब्लर नहीं करना पड़ता। इसके अलावा हम अपनी साइट पर कोई विज्ञापन भी नहीं चलाते। इससे हमें सिर्फ विज्ञापनदाताओं के नाखुश होने पर खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता। हमारी साइट आपके समर्थन से चलती है, न कि विज्ञापनों से। अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं और आप हमारे वीडियो बिना सेंसर किए देखना चाहते हैं और वो बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर basicsinsider.com पर हमसे जुड़ें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने के बाद आप वो सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले ही अपलोड किया है और वो सभी वीडियो भी जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारी कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।